कभी आपने सोचा है कि पानी के अंदर जब हम देखते हैं तो चीजें मुड़ जाती हैं? कोई रीजन तो होता होगा। जैसे कि यहां पे एक पेंसिल है, ये मुड़ी हुई दिख रही है ना? मछलियों को मारने से पहले या शिकार करने से पहले जो लोग अपने हाथ से करना चाहते हैं उन्हें बोला जाता है कि मछली जहां दिख रही है उससे थोड़ा नीचे जाओ, जबकि दिख तो वो ऊपर ही रही है ना। तो फिर नीचे क्यों? अगर आपने नहीं सुना है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साइंस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, चाहे वो तारों का टिमटिमाना ही क्यों ना हो। सोच के देखो, धरती से वो तारे टिमटिमा रहे हैं लेकिन चांद से जाके देखोगे तो आपको कुछ टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है ना? इन्हीं सब सवालों को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं, राहुल प्रताप सिंह, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था, जिसके मैंने न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे। आज हम सीखते हैं रिफ्रैक्शन, गायब होना, किसी चीज का मुड़ना क्यों। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पेंसिल तो सीधी थी, फिर पानी में जाके मुड़ क्यों गई भाई, उसकी मर्जी। तो देखते हैं, पहले तो इस थीम को ही चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा बैकग्राउंड। ओके, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसी को पता है? अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो क्या कहोगे, किस चीज को बोलोगे तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, चलो देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का कौन सा वर्तन? अपवर्तन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? लाइट आ रही है तो मुड़ क्यों रही है? लाइट अगर आ रही है तो मुड़ क्यों रही है? क्या रीजन है इसके मुड़ने का? ठीक है ना? या किसी भी चीज के गायब होने का क्या रीजन है? क्या होता है अपवर्तन, क्या होता है रिफ्रैक्शन? ठीक है, जरा हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो, मैंने यहां पे कोई एक शेप ले ली और मैंने मान लिया है कोई ठीक है, मैं यहां पे कोई एक शेप बना रहा हूं। इस तरह समझना, ये मैंने 3D में बना दी। अगर इसमें कलर फिल करने का ऑप्शन होगा, नहीं है। चलो, इसमें कोई इमेज आ रही है, सोच के देखो कोई रे आई ऐसे। ठीक है ना? अब इसको जाना कैसे था? इसको जाना ऐसे ही था ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं चेंज मार्कर ले लेता हूं। ठीक है ना? मैंने कहा यहां पर कोई एक रेज आ रही है, वाह, दोनों ही ब्लू हैं। ओके, ठीक है, ये रे आई। इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे। अगर आप देखोगे ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधे। ठीक है ना? ये इस मीडियम में आके कुछ इस तरफ को मुड़ गई, है ना? कोई भी लाइट अगर किसी मीडियम में जाती है तो वो मुड़ क्यों जाती है, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, अपने टॉपिक को। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो मैं एक 2D में टॉपिक लेता हूं जिससे कि तुम इजीली समझ पाओ। मैंने कहा ये कोई सरफेस है और यहां पर कोई रे आ रही है। ठीक है ना? ये रे यहां पर आई, ठीक, और उसे सीधे जाना था, वो सीधे ना जाके किसी जगह पर मुड़ गई। वो किसी जगह पर क्या हुई? मुड़ गई। ठीक है, वो किसी जगह पे क्या हुई? मुड़ गई। अच्छा, जिस जगह से आ रही थी ये थोड़ा हल्का मीडियम था, ठीक है ना, दूसरा कोई दूसरा मीडियम था और इसका मुड़ना ही, इसका किसी और मीडियम में जाके मुड़ना ही क्या कहलाया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने कहा कि कोई लाइट आ रही है, ठीक है ना, जो लाइट आती है वो जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। जो लाइट आती है वो जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और ये जो जाने वाला एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। ये आने वाली रेस को हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। आने वाली रे को क्या नाम दिया हमने? इंसिडेंट रे। अपवर्तित किरण, ये सब नाम हमें पता होते हैं। अपवर्तित किरण, माफी चाहूंगा यहां पर, ये आने वाली रे को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण।
ठीक है ना। ये कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारे नाम पता होते हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दोबारा लिखवा रहा हूं जिससे कि तुम्हें याद रहे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण किसे बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण, ठीक है। सिंपल से समझो, किसी दूसरे माध्यम में लाइट का बैंड हो जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। किसी दूसरे माध्यम में लाइट का बैंड हो जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मेरे पास यहां पर नहीं भाई, एडुए शायद यही होगा। देखो, अगर सिमुलेशन की बात करें ना तो जरा यहां से हम देख लेते हैं। जैसे किसी भी चीज का मुड़ जाना, ठीक है। जैसे मैंने यहां से स्लाइड को डाला, ठीक। अब जरा समझो, ये ऊपर जा रही है, इसको छोड़ दो अभी। इसको दूसरे मीडियम में ये जा रही है और ये जाने के बाद क्या हो गई? मुड़ गई। ये जाने के बाद क्या हो गई? मुड़ गई। ऊपर वाली लाइट को छोड़ देना क्योंकि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है इसमें साथ में, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन को दिखा रहे हैं। अगर मैं इसे वेव फॉर्म में लूं, ठीक है, ठीक, तो जरा समझो, ये लाइट अपने इसी मीडियम में जाके क्या हो गई? मुड़ गई, ठीक है। तो किसी दूसरे मीडियम में जाके प्रकाश का मुड़ जाना, ठीक है ना। किसी दूसरे मीडियम में जाके क्या करना? प्रकाश का मुड़ जाना। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। और देखो, ये जितना भारी होता जाएगा ना, ये उतनी मुड़ती चली जाएगी, ठीक है। अब अगर देखो, तब नहीं मुड़ रही थी ना ये, भाई आजा, नीचे वाली लाइट को देखना, ठीक है। तो जितना डेंसर मीडियम होगा, जितना भारी मीडियम होगा, ये उतनी नीचे की तरफ मुड़ती चली जाएगी। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं ये कहूंगा, कोई अगर मुझसे पूछे रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं सिंपल सा ये कहूंगा, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, दूसरे माध्यम में प्रकाश का मुड़ जाना, दूसरे माध्यम में प्रकाश का मुड़ जाना। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आ रहा होगा, है ना, मीडियम, माध्यम, ठीक है ना। क्या होता है मीडियम? क्या होता है माध्यम? देखो, जिसकी भी वजह से कोई काम हो, दैट्स कॉल्ड मीडियम। जिसकी भी वजह से कोई काम हो, दैट्स कॉल्ड मीडियम। तुम द्रोणेश्वर में पढ़ रहे हो तो द्रोणेश्वर एक मीडियम है। तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं एक मीडियम हूं। तुम रोड पे आ रहे थे, बस चल रही थी, रास्ते में कोई तुम्हें दिखा, तुमने अपने दोस्त को कहा वही नंबर दिला, ठीक है ना, तो तुम्हारा दोस्त क्या हो गया? मीडियम, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि मीडियम जिसकी वजह से कोई काम हो या जिसमें कोई काम, ठीक है ना, सिंपल सा वर्ड। तो हमने कहा किसी मीडियम में लाइट का मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस आई। अब कंडीशन क्या थी? शर्त क्या थी? जरा हम इन शर्तों की बात कर लेते हैं कि कंडीशन उन्होंने क्या बोली। उन्होंने कंडीशन बोली, सबसे पहले मीडियम एटलीस्ट 2। ये उनकी सबसे पहली कंडीशन थी। भाई, सबसे पहली शर्त है कि माध्यम कम से कम 2 हो। माध्यम कम से कम 2 हो। वो कह रहे हैं आगे तो कितने भी कर लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीडियम मैंने कहा ना, जिसमें काम हो रहा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर से लाइट क्रॉस हो सके। उसने कहा ऐसे मीडियम चाहे तुम 70 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, पर कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या था? बारातियों का स्वागत पान पराग सही होगा, वही सेम। मीडियम एटलीस्ट कितने? 2। चलो अब आगे की बात करते हैं। इसने कहा इट शुड फॉलो स्नेल्स लॉ। यह है स्नेल के नियम का पालन करे। ऐसा नहीं है, स्नेल भाई साहब जो थे वो इसी को देख रहे थे, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही देख रहे थे रिफ्रैक्शन के लिए। वो एक्चुअल में क्या हुआ, एक इंक्लाइन टेबल थी, उसके ऊपर वो लाइट के पाथ को, मतलब एक ल्यूमिनस बॉल्स थी, उनको वो उनके साथ खेल रहे थे। बचपना होगा उसके अंदर, है बचकाना बुड्ढा,
ठीक। तो जरा सोचो कि उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने बॉल को जब स्टिल्ट किया तो बॉल नीचे जाती रही, तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया, ठीक है ना। उस पैटर्न को उन्होंने स्टडी किया और यहां से ही एक चीज निकल के आई कि भाई स्नेल का नियम, ठीक है ना। अब क्या था स्नेल का नियम, जरा देखो। दो ही एंगल है, एक आई और दूसरा एंगल कौन सा है, आर, ठीक है ना। दोनों एंगल्स को वो देख रहे थे। मैंने मान लिया कि भाई सोच के देखो कि अगर यहां पर कोई चीज है जो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। उन्होंने ये पाथ देखा तो इसका एंगल मैंने मान लिया θ1, इसका एंगल मैंने मान लिया θ2। अच्छा, दो एंगल बन रहे हैं। देखो अगर इस तरह की कोई चीज है तो यहां पे दो एंगल होंगे, या तो एक एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा एक्सिस होगा, बाई एक्सिस होगी, ठीक है ना। दो एक्सिस होगी भाई, 10 पे आ रहा है ना, एक्स और वाई के कंपोनेंट में आ रहा है ना। अब ऐसे में वो क्या करें, अब उन्हें लेने थे कंपोनेंट। अब कंपोनेंट या तो एक्स की फॉर्म में लेंगे या वाई की फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है जरा समझो, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं कि एंगल कैसे लिए गए होंगे। एक्स को रिप्रेजेंट करता है हमेशा कॉस, और वाई को रिप्रेजेंट करता है कौन, साइन। और अगर जेड होता है तो इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, टेन, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। अब जरा सोच के देखो, कॉस रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स को, बाई रिप्रेजेंट कर रहा था साइन को। अब जरा कहीं पर भी कोई लाइट होगी, वो लाइट ऊपर से ही तो आई होगी। चाहे मैं देखो मैंने ये लगा रखा तो ये भी तो जस्ट सच पे है। तो ये कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई को, और बाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। इसीलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जबकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 0 मतलब एक्स, और एक्स तो एक्स ही है, ठीक। तो बेटा याद रखो कि यहां पर उसने एंगल θ1 और θ2 की जगह क्या लिया था, I1 अपॉन I2, और I2 एंगल को उसने क्या माना था, R। तो यहां पे एंगल क्या हो गया, R, I अपॉन R, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूं, ठीक है। अब जरा सुनो, तो तुम्हें यहां पे समझ में आ गया होगा कि एंगल इसने साइन ही क्यों लिया, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है ना। और इसने कहा कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक फिक्स होती है, और इस फिक्स को इसने नाम दिया क्या, म्यू, ठीक है ना। अब म्यू क्या होता है, इस म्यू को बेटा अगर किसी को नहीं पता, इसे म्यू कहते हैं, ठीक है ना। इस म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे इसका बहुत काम होगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि यह होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे हमें एक बात समझ में आई कि अगर आपको रिफ्रैक्शन करना है तो आपको दो बातों को मानना पड़ेगा। पहला, मीडियम आपको कम से कम दो रखने पड़ेंगे। दूसरा, कि जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, इसका रेशियो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। जो बात कही हमारे स्नेल भैया ने, तो यह बात उन्हें माननी ही पड़ेगी, मजबूरी है। यह दूल्हे का जीजा है या बाप का जीजा, और दोनों ही जीजा होते हैं जर्नली, सारे नहीं होते, ठीक है। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। और कहते हैं ना, फूफा का मुंह फूलेगा या फिर जीजा का मुंह फूलेगा, दोनों हैं तो किसी ना किसी के फूफा ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैंने देखा नहीं। अब हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ना रहा हो, लोगों का रहा हो, सब मुंह में है। अब मैं तो किसी का फूफा बना नहीं अभी तक, तो मैं कह नहीं सकता। दर्द। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एक और चीज की, जिसका नाम है बेटा रियरर और डेंसर, ठीक है ना। रियरर को बोलते हैं बिरल और डेंसर को बोलते हैं सघन, ठीक है ना। याद रखना, ऑप्टिकली एक वर्ड होता है, अब इसके आगे लग जाएगा ऑप्टिकली डेंसर, इसके आगे लग जाएगा ऑप्टिकली रेयरर, है ना, यही वर्ड लग जाता है। ऑप्टिकली वर्ड क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है ना, जिससे लाइट पास हो जाए, जिससे लाइट पास हो जाए। समझ में आ गया। किसी भी ऐसी चीज के अंदर से लाइट पास हो रही है तो समझ लेना वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना, वो प्रकाशिक तौर पर एक्टिव चीज है। तो उसने कहा कि रेयरर और डेंसर क्या होता है, इसे डरना नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या होता है ये, तो जरा देखते हैं। बिरल को अगर तुम्हें मेरे शब्दों में समझना है तो बिरल का मतलब होता है हल्का, और सघन का मतलब होता है भारी। बस इतना याद रख लेना। रेयरर का मतलब क्या होता है, हल्का,
और डेंसर का मतलब क्या होता है? भारी। ठीक है ना? विरल का मतलब क्या होता है? हल्का। और डेंसर का मतलब क्या होता है? भारी। बस दिमाग में बैठा। तो दुनिया में कोई भी चीज जो हल्की है वो रेयर है, कोई भी चीज जो भारी है वो डेंसर है। जैसे हवा और पानी में कौन भारी? पानी, डेंसर हो गया। पानी और कांच में कौन भारी? कांच, डेंसर, सघन हो गया। कांच और हीरे में कौन हैवी? हीरा, डेंसर। ठीक है ना? तो कंपेयर करके देखोगे तो देखो, हिंदी में कहता हूं, अगर मैं हल्का हूं तो किसी से तो भारी होऊंगा, और अगर कोई मुझसे भारी है तो किसी से तो हल्का होगा। कंपेरेटिव डिग्री है यार, परमानेंट कुछ नहीं होता। परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है? तो सबको समझ में आ गया रेयरर से डेंसर? कंफर्म? तो चलो अब आगे की बात करते हैं। इसने कहा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, बनाते हैं। ठीक है ना? पहला केस, बाद का झाड़ मैंने खत्म कर दिया, यहीं पे कर दिया बराबर का। ठीक है? पहला केस, जब लाइट, ठीक है, जब लाइट रेयरर से, रेयरर समझ गए ना, बिरल से सघन डेंसर में आए, पहला केस। ठीक है ना? फर्स्ट केस है। चलो देखते हैं। अब लाइट को लेके आते हैं भाई, क्या है लाइट? अब ये लाइट है, ये आ रही है कहां? रेयरर से कहां की तरफ आ रही है? डेंसर की तरफ आ रही है। अब ये बहुत अजीब चीज है कि ये जाएगी कहां? ठीक है ना? अब ये बहुत अजीब बात है कि ये जाएगी कहां। ठीक है ना? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग हमेशा एक बात याद रखना, मेरे अकॉर्डिंग हमेशा एक बात याद रखना कि लाइट हमेशा डेंसर की ओर मुड़ती है, लाइट हमेशा सघन की ओर मुड़ती है। कभी भी याद रखना, ये नेचर का नियम है, इस प्रकृति का ही नियम है। दुनिया हमेशा भारी की ओर मुड़ती है, ये सच है। दुनिया हमेशा भारी की ओर मुड़ती है। ठीक है ना? चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो वजन में हो, वजन का मतलब किसी भी चीज में, ताकत में हो, पैसे में हो, कोई और चीज हो, पदवी में हो। जैसे कि तुम्हें पता होगा, कलीग का बच्चा शैतान होता है, कलीग का बच्चा नालायक भी होता है, बदतमीज भी होता है, पर बॉस का बच्चा हमेशा नॉटी होता है। बहुत नॉटी है, जबकि मन में आ रहा था एक दो कान के नीचे खींच के, लेकिन नहीं कह सकते। वही सेम वही चीज, दुनिया हमेशा भारी की ओर झुकती है, और उसकी बुराइयां भी तारीफ के तौर पे बताई जाती हैं। ऐसा है, मैंने देखा है बहुत, जिनकी जीव यहां तक आती है, जानते होगे तुम, बस वही लोग। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक ही चीज दिमाग में रखनी है, 2 मिनट बाद एग्जाम्पल दे दूंगा, कि दुनिया हमेशा किसकी तरफ झुकती है? भारी की ओर। ऐसे ही समझो, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का है, उसकी लाइफ में कोई बहुत ही क्लोजेस्ट बने हैं, वो साइकिल पे जा रहे हैं। ठीक है ना? जो उसकी लाइफ की निब्बी है वो उसके कैरियर पे बैठी हुई है साइकिल के आगे, दोनों बढ़िया। वो एक मूवी है शराबी, उसका सीन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई लड़का जा रहा है साइकिल पर, जो लड़की है वो उसके साथ साइकिल के कैरियर पे बैठी है, दोनों बढ़िया से चल रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, उसके थोड़ी दूर आगे एक लैम्बोर्गिनी आके रुकती है और वो कहता है ठीक। अब जरा सोचो, जो भी कैरियर पे बैठी थी अब वो कहां बैठी होगी? तुम सोचो, मैं नहीं सोच रहा, बस वही समझा रहा हूं। दुनिया हमेशा किसकी ओर झुकती है? भारी की ओर। दिमाग में बैठा लेना ये चीज। ठीक है? तो अब जरा सुनो, यहां पर भी लाइट आई, कहां से लाइट आ रही है? डेंसर से। और डेंसर कहां है? ऊपर है। डेंसर कहां है? ऊपर है। तो लाइट भी कहां मुड़ेगी? ऊपर की ओर। अरे लाइट भी कहां मुड़ेगी? ऊपर की ओर। तो बेटा याद रखना, मैंने तुम्हें अभी यही तो समझाया था, दुनिया हमेशा किसकी ओर झुकती है? भारी की ओर झुकती है। और यही चीज तुम्हें अगर समझ में आ गई होगी तो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आई, और ये एंगल कौन सा हो गया? आर। बेटा देखो, ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया है,
ये सारी चीजें मैंने तुम्हें इसलिए बताई हैं कि लास्ट में जाके तुम्हें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम रूम में हमें वाकई में कंफ्यूजन होते हैं कि कौन किसकी तरफ झुकता है। ठीक है, तो पहला यहां पर मैं क्या लिखूं? बेंड टूवर्ड नॉर्मल। ठीक है ना, और यहां पे क्या लिखूं? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इसको लिए क्या लिखूं? अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और यहां क्या लिखूं? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब जरा सोचो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं, अगर अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, और मैं हमेशा पिछले कुछ टाइम से बता रहा हूं कि अब क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, और अब जो एग्जाम आप देख रहे होगे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात मैं पिछले 21-22 से समझाने की कोशिश कर रहा था कि पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप सोचो कि यहां पर अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डिफाइन दैट कंडीशन फॉर विच एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। समझ में आ गया क्वेश्चन? उस स्थिति को बताओ जिसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है, रेयर टू डेंसर, है ना। फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डिफाइन दैट कंडीशन फॉर विच एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। उस स्थिति को बताओ जहां अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, डेंसर से रेयरर। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे की। तो यहां पर एक वर्ड आया बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम्हें समझना है। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक करके हम समझते हुए चल रहे हैं हर एक शब्द को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तनांक। चलो देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जनरल जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, इट इज अ सी अपॉन वी। ठीक है ना, इट इज अ सी अपॉन वी, यही पढ़ते हैं। और कोई डेफिनेशन तो नहीं पढ़ते, हम सिर्फ यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है सी अपॉन वी। ठीक है, पर बेटा जरा सोच के देखो, सी अपॉन वी तो रेशियो हो गया ना, फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? ठीक, अब जरा सुनो, एक कहानी के तौर पे समझना, मैं बिल्कुल देसी तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे कोई भी चीज चलानी नहीं आती, जनरली गाड़ी को छोड़कर। ठीक है, तो क्या हुआ कि नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी, और तुम्हें पता है नई नई गाड़ी चलाना जब सीखो तो बड़ा इंटरेस्ट होता है रोड पर उसे ले जाने का, भगाने का। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं दोस्तों के साथ था, हम लोग जा रहे थे, कोटा हाईवे थोड़ा खाली रहता है। अच्छा, मैंने नई नई चलानी सीखी थी, गाड़ी पे बैठे, गाड़ी की स्पीड जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अच्छा, मीटर तक मेरा कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार वीरे, ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है? तो उसने कहा, उस टाइम पे उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि मैं नया नया ड्राइवर हूं और भाई बहुत हैवी ड्राइवर है, तो तुम्हें पता है कि हैवी ड्राइवर के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। तो उसने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बोला उसने, मतलब जस्ट कुछ फ्यू सेकंड्स बाद, कि यार एक काम कर राहुल, तू जरा पहले ये देख कि स्पीड कितनी है। और लिटरली गाड़ी की स्पीड थी 170 प्लस। रियलिटी बताऊं, मेरा हार्ट मेरे सीने से बाहर आ जाए इतनी तेज बीट हुई। ठीक, जितना मौसम था सब सखा साफ, पीयूष मिश्रा की सारी गजलें दिमाग से उतर गई। ठीक है ना, अब हुआ क्या, मैं गाड़ी को कंट्रोल किया, गाड़ी को कंट्रोल करने के बाद गाड़ी साइड से लेके गया, लगभग मैंने 10 मिनट वैसे चलाई होगी। फिर मैंने वीर से कहा, मैंने वीर देख भाई, मैं अब गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तू चला। ये तो थी सच्चाई। अब मैं तुमसे सेम उसी कहानी को लेके चल रहा हूं। सोच के देखो, मेरी गाड़ी चल रही थी 170 पर, ठीक है ना,
अगर बीच में ट्रक या गाड़ियां और बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी की स्पीड 170 से ज्यादा होती है, कम होती? नो डाउट कम होती। बीच में कोई शहर आ जाता, गाड़ी की स्पीड जो अब थी उससे ज्यादा होती है, कम होती? नो डाउट कम होती। सोच के देखो, मैंने मान लिया कि 90 तक पहुंच गए, ठीक है ना। अब बीच में कोई ऐसी जगह आ जाती है जो थोड़ी सी और डेंस होगी, जैसे कि मैंने मान लिया गांव या कस्बा आ गया, ठीक है ना। गाड़ी की स्पीड कितनी पहुंच गई? 40 के करीब पहुंच गई। मैंने मान लिया कि आगे जाके कहीं बाजार लगा हुआ था, जाम मिल गया मेरे को, गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 5 या 10 होगी। यानी कि गाड़ी किस स्पीड पे चलेगी, ये उसका इंजन डिसाइड करने के साथ साथ एक और चीज डिसाइड करेगी कि रोड कैसी है। समझ में आ गया कि गाड़ी की तो अपनी एक स्पीड है, डिपेंड ये भी तो करता है वो चलेगी किस रास्ते पर। ठीक, अब यही समझो, लाइट 170 की स्पीड से आ रही थी, रास्ते में हवा आ गई, ट्रक आ गया, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? नो डाउट घटेगी, ठीक है ना। रास्ते में शहर पड़ गया, पानी आ गया, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? नो डाउट घटेगी। रास्ते में क्या हुआ कि कस्बा टाइप कुछ आ गया, वेंजीन आ गई, थोड़ी सी और हैवी चीज आ गई, या ग्लास आ गया, स्पीड और घटेगी। रास्ते में अब क्या हुआ, जाम लग गया, हीरा आ गया, स्पीड और कम होगी। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, उस ऑप्टिकल मीडियम के मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं, उस प्रकाशिक माध्यम के अणु जो हैं वो कितने क्लोज हैं, ये डिसाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है ना। अरे सोच के देखो यार, आप किसी के घर में जाओगे तो अपनी स्पीड जो है ना उनके अकॉर्डिंग मेंटेन करोगे या अपनी मर्जी से करोगे? और अपनी मर्जी से करने के लिए तो तुम्हें पता नहीं क्या बनना पड़ेगा, क्योंकि तमीजदार आदमी तो सामने वाले की इज्जत को समझता है, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो। हाँ, अगर तुम डॉन टाइप के हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली जरा समझो कि किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम का वो गुड, वो वर्च्यू, यहां पे एक वर्ड नोट करना, मैंने बोला वर्च्यू, गुड, अंतरात्मा जो उसकी कह रही है, किसी भी मीडियम का वो वर्च्यू जो ये डिसाइड करे कि वहां स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो सकती है। यानी कि वही डिसाइड करे, वो ये ना कहे तेरे से कि भाई तू 3 लाख के चल रहा था, चल भाई तेरी मर्जी है, पर मेरे यहां नहीं चलेगा, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। समझ में आ गया? सेम वही। तो याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मैं तुमसे एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूंगा, द वर्च्यू ऑफ मीडियम, यहां पे इस चीज को दिमाग में रखना बेटा, द वर्च्यू ऑफ मीडियम विच, चलो मैं इसको लिख ही देता हूं वरना मैं इसको, विच डिसाइड velocity of light in itself। ठीक है ना। माध्यम का वह गुण जो स्वयं में प्रकाश के वेग को निर्धारित करे। ठीक है ना। तो अगर कोई मुझसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है तो मैंने कहा कि ये मीडियम का वो वर्च्यू है जो ये डिसाइड करता है कि वहां स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। कितने टाइप का होता है? ये होता है 2 टाइप का, या तो इसे एब्सोल्यूट कहते हैं या इसे सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। सरल अपवर्तनांक, सिंपल या एब्सोल्यूट, जो भी तुम्हें याद रहे वर्ड, ठीक है ना, जो भी तुम्हें याद रहे। मैं यहां पे सिंपल लिखता हूं। दूसरा रिलेटिव, रिलेटिव जहां पर भी हो, जिसके भी हो, यकीन मानो इनका एक ही मतलब है, कंपेयर करना। ये पैदा ही तुलना करने के लिए हुए हैं। और तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी, फलाने का बेटा फलाने की बेटी है, खुद का इन्हें पता नहीं होता। हाँ, सबको समझ में आ गया। तो हमारे पास 2 चीजें आ गई, सिंपल और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक क्लियर है? अब हम एक करके बात करते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है? ठीक है, जरा समझो। सिंपल या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सरल अपवर्तनांक। देखो, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू हो गया सी अपॉन वी। ठीक है ना, म्यू इक्वल्स टू हो गया सी अपॉन वी। मतलब सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी इसकी डेफिनेशन याद करा रहा हूं, है ना, इन मीडियम। चेक करते हैं। सी अपॉन वी को मैंने एक्सप्लेन किया है, माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है ना, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन बी। निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को सरल अपवर्तनांक कहते हैं। क्या लिखा है मैंने, ये देखते हैं। मैं इसको ये लिखा है मैंने। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ, देखना डिवाइड है ना, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जहां देखना, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? सरल अपवर्तनांक। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। अच्छा बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल जो है वो किसके बराबर हो सकती है? सी के बराबर। मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर हो सकती है? सी के बराबर। इसलिए बेटा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम 1 हो सकता है। म्यू कभी 1 से कम नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? v मैक्स मैक्सिमम क्या हो सकता है? c के बराबर। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम नहीं होगा। तो फिर कितना होगा, क्या होगा, जरा हम देखते हैं। ठीक है, देखो, कुछ मैं लिख रहा हूं और कुछ आपको यहां दिख जाएंगे। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां लिख रहा हूं और कुछ यहां पे दिख जाएंगे। ठीक है, कि अगर वो कहीं और से भी पूछ ले, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको याद करा देता हूं। तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे पहले बात करते हैं हम वैक्यूम की। निर्वात, एक ऐसी जगह जहां हवा भी ना हो, ठीक है ना, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि म्यू एयर कितना होता है, ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे ना बहुत कंफ्यूजन है। एक दो किताबों में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत भी लिखा हुआ है, उन्होंने 1.003 लिखा हुआ है। याद रखना बेटा एग्जैक्ट कितना, वो उसको ना याद रखना, वो हमेशा बराबर नहीं रखते, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लिखते हैं। ठीक है ना, अब जरा यहां पे हम देखते हैं। देखो यहां पे कितने अल्फाबेट है? 3। ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना, 1, 3 अल्फाबेट तो 3 0, 3 अल्फाबेट तो 3 0, तो लिखा भी कितना हो गया? 3। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0003। इज दैट क्लियर? चल, जितना भारी होता चला जाएगा लाइट उतनी कम होती चली जाएगी। मैंने बताया था लाइट की स्पीड
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वो बला थी जो ये बताती थी वो कितनी भारी है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसे समझना। प्रकाशिक घनत्व ही अपवर्तनांक है, समझ में आ गया? प्रकाशिक घनत्व ही अपवर्तनांक है, ठीक है। तो अब इससे भारी कौन है? इससे भारी होता है पानी, वाटर, जल, 4/3, ठीक है ना। इससे भारी कौन होता है बेटा? आई लेंस, हमारी आंख का जो लेंस है, इसका कितना होता है? 1.43, ठीक है ना। ग्लास, ग्लास का कितना होता है बेटा? 3/2, ठीक है ना। उसके बाद आता है बेटा बेंजीन, 1.501 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ म्यू डायमंड 2.4, ठीक है ना, 2.4, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है? ओके भाई, चलो आगे की बात करते हैं। तो फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। बहुत पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आते हैं। तो म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? C/V, सिंपल सा है, ठीक है ना। अच्छा, सी क्या होता है पहले जरा ये समझो। गिवन बाय रो मर, ऐसे मैंने याद कर रहा है, गिवन बाय रो मर। क्या दिया था इसने? इसने बताया था अप्रोक्स में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में किसने बताया? रोमर ने बताया। कितनी होती है? 3:10⁸। अब म्यू डब्ल्यू कितना है देखते हैं। म्यू डब्ल्यू बराबर होता है बेटा 4/3। म्यू डब्ल्यू बराबर कितना होता है? 4/3। तो 4/3 C/V, ठीक है ना। V हमसे पूछा है तो 3C/4, 3:10⁸, ठीक है ना। ये कितना आ गया बेटा? 2.25:10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कम हो गई नहीं होगी पानी के लिए? तो पानी में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? लगभग 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलो अगला, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी बेटा? कांच में प्रकाश का वेग। सिंपल सा है, देखते हैं कौन मेरे साथ करेगा इसको। म्यू ग्लास इक्वल्स टू क्या हो गया? C/V। ग्लास बराबर क्या हो गया? 3/2। C कितना आ गया? 3:10⁸। V यहां पर है ही है, 3 से 3 कट गया। V बराबर क्या आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या इस तरह से तुम निकाल सकते हो? मीन अगर मुझसे पूछे ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो जरा समझो, ठीक है, ऐसे समझना। म्यू वैक्यूम, इससे ज्यादा किसका होता है? म्यू एयर। इससे ज्यादा किसका होता है बेटा? म्यू वाटर। वाटर से ज्यादा किसका होता है? म्यू आई लेंस, ठीक है ना। इससे ज्यादा किसका होता है? ग्लास। ग्लास से ज्यादा किसका था? बेंजीन। बेंजीन से ज्यादा किसका था? डायमंड का, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का क्रम क्या हो गया? सी। सी के बाद वेलोसिटी एयर में, उसके बाद बेटा वेलोसिटी पानी में, उसके बाद वेलोसिटी आई लेंस में,
ठीक है ना। उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्लास में, उसके बाद वेलोसिटी वेंजीन में, उसके बाद वेलोसिटी डायमंड में। ठीक है, यानी कि कोई चीज जितनी भारी होगी, हिंदी में समझो, कोई भी मीडियम जितना ऑप्टिकल डेंस प्रकाशिक सघन होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी कम होगी। सबको समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आता है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला था ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ भाई, ये क्या होता है? सापेक्षिक अपवर्तनांक। थोड़ा बताओ क्या होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक? देखें, चलो सीखते हैं। बेटा याद रखना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, हवा से पानी, पानी से कांच, कांच से हीरा, कुछ भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? ठीक है, और हमने यहां पे बात कर दी रिलेटिव की। देखो याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है ना। याद रखना बेटा, अगर आप रिलेटिव की बात कर रहे हो तो याद रखना रिलेटिव वही है जो दूसरे को आपसे ऊपर रखे। बुराई करनी है उसे आपकी। रिलेटिव का मतलब ही यही होता है बेटा, क्योंकि अगर वो आपको ऊपर रख रहा है तो आपकी तारीफ होगी ना, और वो तो उससे हजम नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, रिलेटिव का सिंपल सा मतलब है जो दूसरे को तुमसे ऊपर रखे। यहां भी तो इसके रिलेटिव है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? μ2 अपॉन μ1। कभी भूल जाओ तो याद रखना, रिलेटिव मतलब जो दूसरे को तुमसे ऊपर रखे। रिलेटिव मतलब जो दूसरे को तुमसे कहां रखे? ऊपर रखे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, refractive index of second medium to the refractive index of first medium, refractive index of second medium to the refractive index of first medium। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। या बटे को हम अनुपात कर देते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। सबको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू सेवरल मीडियम, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू सेवरल मीडियम। एक से ज्यादा मीडियम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। एक
2, तुम्हें समझ में आ गया? ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये तीसरा मीडियम है, ये चौथा मीडियम है, ये पहला मीडियम है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जरा हम देखते हैं। चलो, ये रे आई, ठीक है ना, ये रे यहां से ऐसे गई, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा काम है। अबे भाई थम जा। टिंग टिंग। ठीक है, चलो, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये रे यहां आ गई और यहां से ये रे ऐसे चली गई और यहां से ये रे इस तरह से गई, ठीक है। यानी कि अगर तुम देखो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये हर तरफ जा रही है, पहले से दूसरे में गई, पहले से दूसरे में गई, लिखने का तरीका देखना, फिर दूसरे से तीसरे में गई, फिर तीसरे से चौथे में गई, ठीक है ना, फिर चौथे से पहले में वापस आ गई। तो ये क्या होगा? मैं अभी उस क्वेश्चन मार्क को हटा के लिखूंगा। 1 म्यू 2, ठीक है ना, 1 म्यू 2। तो ये क्या हो गया बेटा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये क्या आ गया बेटा? म्यू 3 अपॉन म्यू 2। ये क्या आ गया बेटा? म्यू 4 अपॉन म्यू 3। ये क्या आ गया बेटा? म्यू 1 अपॉन म्यू 4। जरा देखो, ये सब आपस में कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, नहीं आ गई? तो जब कभी भी ऐसा हो तो याद रखना बेटा, जितने भी मीडियम आ गए, अगर वो एक से ज्यादा मीडियम है और लाइट, अगर वो एक से ज्यादा मीडियम है और लाइट अपने सेम मीडियम में वापस आ रही है, क्या बोला है मैंने? अगर एक से ज्यादा मीडियम है और लाइट फर्स्ट मीडियम में वापस आती है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, जो भी इसका सापेक्षिक अपवर्तनांक है, या रिलेटिव कहना सही नहीं रहेगा, तो नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बेस्ट वर्ड है, तो नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होगा। समझ में आ गया सबको? अरे हाँ, आया ना? एक और चीज याद रख लेना बेटा, कई बार ऐसा होता है, मैंने एक चीज देखी थी, मैंने एक क्वेश्चन देखा था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये है, ठीक है, यहां से कोई रे आई, ठीक है, ये रे यहां गई और यहां पर बेटा कोई एक ऐसा सरफेस था जिससे रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। मैंने मान लिया कि यहां पर कोई, यार, ठीक है ना, यहां पर कोई एक ऐसा सरफेस था कि रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, मतलब मिरर है यहां पे, इसका मतलब ये मिरर है, ठीक है। तो जरा सोच के देखो बेटा कि इस लाइट का आना, ठीक है ना, यहां से आना और यहां से वापस चले जाना, ठीक है ना, ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो ये कितना होगा? याद रखना बेटा, इसका जो रिजल्टेंट होगा 1 म्यू 2 जो होगा वो हमेशा 2 म्यू 1 के बराबर होगा।
ठीक है, अभी भी देखो नेट रिजल्टेंट 1 हो रहा है, अभी भी देखना बेटा नेट रिजल्ट 1 होगा। मैंने बताया था क्योंकि लाइट सेम मीडियम में गई। समझ में आ गया सबको? बस यही समझाना था तुम्हें यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इतना सबको क्लियर है? अरे हाया ना? अरे इतना सबको क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं। नमस्ते। देखो मैंने अभी तुम्हें समझाया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अगर तुम्हें याद होगा, ठीक, तो मैंने तुम्हें समझाया था 1 म्यू 2, ठीक है ना, यहां से समझो 1 म्यू 2। तो 1 म्यू 2 बराबर क्या आ गया? μ2/μ1। सबको समझ में आ गया? अच्छा बेटा, म्यू बराबर क्या होता है? C/V, है ना? C सबके लिए कॉमन है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि 1 म्यू 2 कितना है, जिन जिनका एयरफोर्स का एग्जाम होता है उस चीज का याद रखना, ये कितना आ गया? C/V2, और ये कितना आ गया? C/V1। ठीक है, पक्का? तो 1 म्यू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? μ2/μ1, और ये क्या आ गया? V1/V2। सबको समझ में आ गया वो कैसे? ये ऊपर चला गया और ये कहां आ गया? नीचे। ठीक है, तो पुत्र दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, और यहां से हमें एक बात और समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के। चूंकि हमें यह पता है v इक्वल्स टू क्या होता है? एन लैम्डा, तो हमें यहां पर एक बात और समझ में आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ठीक है ना? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि μ2/μ1 या 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास क्या आ गया? V1/V2 या बेटा λ1/λ2। ये सिंपल छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फॉर एयरफोर्स। आज के टाइम पर वो अग्निवीर के नाम पे फेमस है, लेकिन ये मैक्सिमम उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। चूंकि मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई, अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे कहा था कि 7 कलर्स होते हैं। ठीक है ना? जैसे वायलेट, वायलेट के बाद अगला कौन सा है बेटा? थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिगो, इंडिगो के बाद अगला कलर कौन सा है? ब्लू, ब्लू के बाद अगला कलर कौन सा है? ग्रीन, ग्रीन के बाद अगला कलर कौन सा है? येलो, येलो के बाद अगला कलर कौन सा है? ठीक है ना? ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद अगला कलर कौन सा है बेटा? रेड। और अगर तुम में से किसी को पता हो, तो मैंने तुमसे कहा था कि ये जो बढ़ता हुआ ऑर्डर है, ये किसका है? वेवलेंथ का। ये किसका बढ़ता हुआ ऑर्डर है? वेवलेंथ का। तो अपने आप ही अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, तो ये बढ़ता हुआ ऑर्डर हो जाएगा किसका? बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर मैं मटेरियल की बात करूं, तो याद रखना वो मटेरियल जिसका वो मीडियम जो वायलेट कलर का है, उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। और शायद तुम सबको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों। ठीक है ना? यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। ठीक है ना? और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? जैसे कि एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पे एक वर्ड दिया था, कॉची इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन।
ठीक है ना। हम यहां पे कॉसी की समीकरण बोलते हैं इसको। ये इन्होंने बोला था कि अगर एक से ज्यादा चीजें आ जाएं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। मैंने कहा देखो ये होगा बी प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना। ये है किसकी इक्वेशन बेटा, कॉची की इक्वेशन। ठीक है ना, सिंपल सी इक्वेशन है। अब आगे की बात करते हैं। यहां तक तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चीजें कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती। अब एक वर्ड की बात करते हैं जिसे कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, क्या वर्ड है हमारा, एपरेंट शिफ्ट। अब ये एपरेंट शिफ्ट है क्या, देखते हैं। यहां पर मैं एक इमेज लेता हूं, तो मैं उस इमेज से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आजा भाई आजा। ये तुम्हें समझ में आया कि मछली यहां पर है, ये इसकी रियल डेप्थ है h। ठीक है ना, और मछली इसे यहां से यहां तक उठी हुई दिख रही है। मैं फिर से कहूंगा, यहां पे रेड ज्यादा क्लियर चमक जाएगा। ये यहां से यहां तक क्या दिख रही है, उठी हुई दिख रही है। इसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट, इतना ऊपर उठ गई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि जहां मछली दिख रही होती है वहां मछली ना होके वहां मछली वहां से कहां होती है, थोड़ी सी ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कितनी ऊपर होगी, समझ में आ गया। वो कह रहा है कि अगर आप पानी के अंदर देख रहे हो और आपको मछली तैरती हुई दिख रही है तो वो कितनी ऊपर उठी हुई दिख रही होगी। जैसे कि अब यहां पर हम बात करते हैं, ये क्या होगी हमारे पास h। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। ये मैंने मान लिया ये क्या होगी इसकी, ये क्या होगी, रियल डेप्थ h। ठीक है ना, ये एपरेंट शिफ्ट और ये मैंने मान लिया h डैश। ठीक है, तो वो पूछेगा कितनी ऊपर उठी हुई दिख रही होगी, एपरेंट शिफ्ट। ठीक है ना, a। ये कितनी होगी। ठीक है, टॉपिक का नाम ही है एपरेंट शिफ्ट। तो अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो बेटा जब कभी भी तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो याद रखना ये आएगा तुम्हारा, जब आप ऊपर से देख रहे हो, रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ। बोले जी ठीक है जी। तो फिर बोले जी देखो कुछ नहीं है, ये हो गया तुम्हारा रियल डेप्थ कितनी है h, एपरेंट डेप्थ कितनी है h डैश। बोले जी ठीक है। बोले गिवन क्या है, बोले गिवन तो हमारे पास डेप्थ है। बोले ठीक है, तो ये h डैश बराबर क्या आ गया, म्यू। बोले ठीक है, चलो हमने आपकी बात मान ली। बोले तो a कितना होता है, बोले a, बोले h में से h डैश घटा दो आपका a आ जाएगा। अगर कोई तुमसे ये पूछता है a कितना है तो इसमें से ये घटा दो, h में से h डैश घटा दो, तुम्हारा ये आ जाएगा। बोले जी h डैश ही तो नहीं पता। बोले अभी तो पता है, h अपॉन म्यू होता है। बोले यार दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आई ये बात। बोले देखो ऐसे समझो, ये h हो गया, ये h अपॉन म्यू हो गया। बोले जी फिर से। बोले तो देखो इस तरह समझो, ये तुमने इस तरह से कर रखा होगा, म्यू h माइनस h अपॉन म्यू। बोले जी बिल्कुल। बोले तो तुमने ये किया होगा, म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू। बोले बिल्कुल। बोले गुणा में h कर दिया होगा। अच्छा म्यू बाई म्यू 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो म्यू बाई म्यू 1 हो गया। तो उसने कहा बोले जी तो, बोले तो क्या, तो सिंपल। बोले क्या करना है, बोले 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू एच। बोले जी इससे ज्यादा अच्छी चीज तो नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए मैंने बताया, फॉर वाटर। क्या आप ऊपर से देख रहे हो वाटर में। बोले जी ठीक है। ठीक है ना, जब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा हो, ऊपर से देख रहा हो। बोले जी ठीक है। ठीक है, अब इस एपरेंट शिफ्ट को ग्लास के लिए याद रखना बेटा, इन ग्लास। ठीक है ना,
ग्लास में एपरेंट शिफ्ट को, बहुत ज्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा रहा, ठीक है ना। एपरेंट शिफ्ट सबको समझ में आ गया, वो कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। एपरेंट शिफ्ट को नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। सेम वही है। बोले जी कैसे? बोले देखो जी, ये तुम्हारी आंख है, आंखें नम, ये थिकनेस है टी, ठीक है ना। बोले जी यहां पर कोई अल्फाबेट था, तुम्हारी आंखें इसे देख रही थी, ठीक है। अब ये अपनी जगह से यहां दिखने लग गया। बोले जी बिल्कुल ठीक है। बोले कितना आगे दिख रहा है? बोले ये यहां से कितना आगे दिख रहा है, ये अपरेंट शिफ्ट कितना है? तो बेटा सेम वही चीज है, इसको बोलते हैं यहां पे नॉर्मल शिफ्ट। सेम वही, सेम तरीका, और कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। क्या होगा एक्स? अभी बोला था 1 - 1/म्यू, वहां पर क्या थी एच, यहां पे क्या हो गई थिकनेस, बस सिंपल, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और हां एक बात और है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा तो इसकी ट्रिक भी दूंगा कि इसे और इजी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आंख ऊपर है, ग्लास के लिए एक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर ग्लास, ये मेरा तरीका है, ठीक है ना। फॉर ग्लास T/3 कर दो, आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक है, ठीक है। यहां पर फॉर वाटर, फॉर वाटर, ठीक है ना, सिंपल सा, ए बराबर कर दो H/4। अभी क्यों करते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। पानी के लिए H/4 कर दो, ग्लास के लिए T/3 कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। सेम एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट शिफ्ट तो तुम्हें पता लगे। एपरेंट हाइट कैसे? जैसे कि अब सोचो पानी के अंदर हो, पानी तो ब्लू होता है ना, रेड तो कुछ और ही होता है, खून, गलत ही समझोगे। मैंने मान लिया टिक 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 टिक, अरे भाई तू तो अब तो आ जा। टिंग 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 टिंग। और यहां पर थी तुम्हारी आंख, एक रेश, ये सॉरी ये नीली नीली आंखें, ठीक है। और यहां से यहां पे था कोई एक ऑब्जेक्ट, ये इसकी रियल हाइट है, ठीक है। अब तुमने जब इसे देखा, दूर से जो तुमने इसे देखा, तो एक्चुअल में तो ये यही है, ठीक है ना। पर हुआ क्या? हुआ ये तुम्हें दिखा यहां पर, समझ में आ गया। दिखना तो इसे यहां चाहिए था, ये तुम्हें दिख कहां रहा है यहां पर। यानी कि पानी में देखो या पानी से देखो, चीजें कैसी दिखाई देती हैं, उठी हुई, ठीक है। बस वही है, ये भी क्या हो गया बेटा, एपरेंट शिफ्ट। बस यहां पर म्यू उल्टा हो जाता है, क्योंकि आंख नीचे है तो यहां पर कितना हो गया H'/H, ठीक है ना। H' बराबर क्या आ गया बेटा, म्यू एच, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा है। तो A बराबर क्या आ गया, H'-H। A बराबर क्या आ गया बेटा, म्यू H-H। A बराबर क्या आ गया, H-μ-1, ठीक है। और यहां पर बता दूं, अगर सिंपल सा निकालना हो फॉर वाटर, तो A की वैल्यू हो जाएगी बेटा Hy3, ठीक है ना, याद रखना। और कांच के लिए निकालना हो सिंपल, ठीक है ना, तो A की वैल्यू हो जाएगी Ty2। T इज द थिकनेस ऑफ ग्लास। याद रखना ये ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। और ये ट्रिक्स कैसे आती हैं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए। यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल देख के चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है।
अभी मैंने तुम्हें एक बात समझाई है, बहुत क्लियर कट और सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, ठीक है ना। पानी में देखो या पानी से देखो, चीजें उठी हुई दिखाई देती हैं। पानी में देखो या पानी से देखो, चीजें उठी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है जी। दूसरा, पानी में सीधी चीजें टेढ़ी दिखाई देती हैं। पानी में सीधी चीजें टेढ़ी दिखाई देती हैं। और अभी शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों समझाया ये दोनों चीजों को मैंने यही एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अगर तुम देखो तो मैंने जो यहां पे फर्स्ट इमेज जो लगाई थी वो यही लगाई थी ना, पानी में सीधी चीजें कैसी दिखाई देती हैं, टेढ़ी, ठीक है ना। पानी में सीधी चीजें कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी, थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब यहां से एक वर्ड आता है बेटा, तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल पर बेटा याद रखना, यह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तनांक, क्या होता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। जरा हम देखते हैं। यहां देखो, तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें समझाया था कि पानी में सीधी चीजें टेढ़ी दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब जरा समझो, या जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है, ऐसे समझना। ये हॉरिजन है, क्षितिज है, ठीक है। अब सूरज जो था क्षितिज से नीचे था, यहां से लाइट गई, ठीक है ना। ये लाइट जा रही है, कौन सा मीडियम है, रेयरर। ये एटमॉस्फेयर आ चुका है, याद रखना ये क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कौन सा मीडियम है, डेंसर। पानी, जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो वो अभिलंब से, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब ये नॉर्मल से दूर हो रही होगी तो ये सूरज उगा नहीं है, ये सूरज उगा नहीं है, ये समझ लो, यहां पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये सूरज अभी उगा नहीं है, यहां पे समझना, ये सूरज अभी उगा नहीं था, ठीक है ना, पर ये हमें दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं तो जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही होगी, जब लाइट, सोच के देखो, ये आदमी यहां पर और सूरज डूब चुका है, ये लाइट जब डेंसर से रेयरर जा रही होगी तब भी तो दूर हट गई होगी। इसका मतलब जब सूरज डूब चुका है तब भी हमें सूरज दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे सूरज उग रहा हो या सूरज डूब रहा हो, दोनों केसों में हमें सूरज हॉरिजन से नीचे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पहले केस में लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही थी, बेरल से सघन, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक गई। फिर दूसरे केस में डेंसर से रेयरर, सघन से विरल जा रही थी, नॉर्मल से दूर हट गई, इसलिए हमें दिख गया। तो याद रखना, उगने से पहले और डूबने के बाद भी सूरज दिखता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। दूसरा जरा देखो, यहीं पर सूरज की रोशनी सूरज के आने से पहले आ चुकी थी, इसका मतलब सूरज के उगने से 2 मिनट पहले दिन हो गया और सूरज के डूबने के बाद भी 2 मिनट दिन रहा, जिसको तुम अर्ली मॉर्निंग कहते हो या इवनिंग कहते हो, जिसको तुम भोर या संध्या कहते हो। इसका मतलब दिन भी 4 मिनट बड़ा हो गया। तो अगर कोई तुमसे पूछे इसके तीसरा एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, तो याद रखना मैं यहां पे एक ही चीज लिखूंगा, सन सीम्स बिफोर एंड आफ्टर सनराइज एंड सनसेट। सूरज के उगने से पहले
से पहले और डूबने के बाद भी सूरज का दिखना। ठीक है ना? दूसरा, चौथा, ये सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? डे इज 4 मिनट लॉन्गर। डे इज 4 मिनट लॉन्गर। दिन का 4 मिनट बड़ा होना। दिन का 4 मिनट बड़ा होना। और बेटा लास्ट एंड फाइनल, पांचवा, ठीक है ना, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों का टिमटिमाना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चलो यहां पे लिख देता हूं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों, नोट, जहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? मून। वहां ये तीनों प्रोसेस नहीं देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे की बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल। बेटा याद रखना, चाहे साउंड हो या लाइट हो, एक चीज दिमाग में बैठा लेना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कई बार वर्ड आता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ विल चेंज। बताया था मैंने, अभी यही लिखवाया मैंने इतनी देर से, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ विल चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन अनचेंज्ड। यह है इसका हिडन कॉन्सेप्ट। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन चाहे साउंड की बात करें चाहे लाइट की बात करें, आवृत्ति और कला, कला मतलब एंगल, नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। कल मैं इसके कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के, जिसके बाद कोई रिफ्रैक्शन से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहें, इवन उन्हें शेयर करें। चलो ये भी तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो, लेकिन उन्हें शेयर करते चलो, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ रहा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और तुम्हें नहीं बताया हो। इज दैट क्लियर? हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। अगर किसी को कोई टॉपिक सीखना हो एक्स्ट्रा तो उसे कमेंट करके बोल देना। ठीक है? थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।